नमस्कार। आइए आज डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के अंतर के बारे में जानते हैं। उससे पहले ये जान लें कि डिजिटल करेंसी होती क्या है। डिजिटल करेंसी दरअसल जो आप वर्तमान स्वरूप में रुपया देखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप है, यानी जिसे फिजिकली जारी नहीं किया जाता है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर ही यह करेंसी रहती है। इस करेंसी को भारत ने एक पायलट बेसिस पर 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया है और इसे 9 बैंकों के माध्यम से लॉन्च किया गया है, जो कि हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक। इसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लें कि डिजिटल करेंसी को दुनिया भर में CBDC के नाम से भी जाना जाता है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में भारत का सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से प्रत्येक देश में उनका एक सेंट्रल बैंक होता है जो वहाँ की मुद्रा को जारी करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल और मॉनिटर करता है। इसलिए इसका सर्वव्यापी नाम CBDC है। बहामास ने डिजिटल करेंसी 20 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की थी। उसके बाद चीन ने भी एक पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल 2020 में लॉन्च किया। इसके अलावा जो देश जिन्होंने डिजिटल करेंसी जारी की है उनमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया और ईस्टर्न कैरिबियन यूनियन कंट्रीज के 7 देश हैं, जो कि एंटीगुआ, बरबुडा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, मॉन्स्ट्रेट, सेंट किट्स और नेविस हैं। सेंट लुइसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडियंस हैं। दुनिया के लगभग 80 देश इस समय डिजिटल करेंसी जारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी 2 भागों में काम करती है, एक होलसेल और एक रिटेलर। होलसेल करेंसी यानी बैंकों के बीच में जो लेन देन है उसको फिजिकल करेंसी के बजाय डिजिटल करेंसी में किया जाना, जिसे कि होलसेल करेंसी कहते हैं। इसके अलावा जब आम उपभोक्ता के पास ये करेंसी डिजिटल माध्यमों से आ जाएगी तो उसे रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए डिजिटल करेंसी कहा जाएगा। जहां तक होलसेल डिजिटल करेंसी की बात है, यदि वैसे भी देखा जाए तो जितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो संस्थानों और बैंकों के माध्यम से होती हैं और वो सभी आज की डेट में डिजिटल करेंसी की ही तरह की जाती हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से रुपए का लेन देन बहुत कम ही होता है। आइए अब देखते हैं डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के अंतर। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते हैं कि यह एक अनरेगुलेटेड प्राइवेट वेंचर है, जबकि डिजिटल करेंसी किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली करेंसी है। जो डिजिटल करेंसी इस वक्त जारी की जा रही है वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जबकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जो डिजिटल करेंसी है वो किसी भी देश की मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है, यानी यह करेंसी डिजिटल और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है और उसके अनुरूप ही कार्य करती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी का किसी भी देश की मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट वेंचर है। डिजिटल करेंसी किसी भी सरकार द्वारा बैक की जाती है और उसके जो लेन देन है उनको कानून के रास्ते से एनफोर्स किया जा सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के केस में क्योंकि ये एक प्राइवेट वेंचर है, लोगों के बीच में आपसी सहमति के अनुसार होता है, लेकिन इसका कानूनन एनफोर्स कराया जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये वास्तव में एक प्राइवेट करेंसी मानी जा सकती है। डिजिटल करेंसी के इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी अगर डिजिटल करेंसी में 100 रुपए का ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी वैल्यू 100 रुपए रहने वाली है, जबकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट फोर्स डिसाइड करती है कि किसी भी यूनिट की कीमत आज 2000 रुपया भी हो सकती है, अगले दिन 2 रुपया भी हो सकती है। ये हाईली स्पेकुलेटिव है। जो डिजिटल करेंसी है वो स्टॉक ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं, जबकि डिजिटल करेंसी की तुलना में क्रिप्टो करेंसी एकदम स्पेकुलेटिव है। इसका कोई आधार नहीं होता है कीमत के बढ़ने या घटने का। इसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है और उसके मैनिपुलेशन पर किसी तरह का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। डिजिटल करेंसी का सीधा संबंध उसकी अर्थव्यवस्था से होता है, यानी जारी करने वाले देश की अर्थव्यवस्था से होता है। मनी सप्लाई पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी ट्रेड इन नेचर है, इसका उसकी अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान की जा रही एक प्राइवेट करेंसी है। डिजिटल करेंसी से जो देश की आर्थिक गतिविधियां हैं उनको संबल मिलता है। जिस तरह से रुपए की सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन से इकोनॉमी प्रभावित होती है, उस तरह से क्रिप्टो करेंसी के केस में नहीं होता है, क्योंकि यह आमतौर से प्राइवेट लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिकली इसका आदान प्रदान होता है और दुनिया भर के बहुत कम देशों में कुछ गिनी चुनी दुकानें होती हैं जो इसको सामान की खरीद बिक्री के लिए स्वीकार करती हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान
नहीं होता है, बल्कि यह कहना चाहिए कि ना के बराबर ही होता है। डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी में एक बेसिक डिफरेंस है कि फिजिकल करेंसी को आपको छापना पड़ता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसका सर्कुलेशन कॉस्ट होती है, उस करेंसी को डिस्कार्ड करने की कॉस्ट होती है, उसको हैंडल करने की कॉस्ट होती है। जबकि डिजिटल करेंसी में ये सब नहीं होता है, वो सिर्फ एक बटन दबाने भर से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के बीच ट्रांसफर हो जाती है। और क्रिप्टो करेंसी में भी ठीक ऐसा ही होता है। यह देखा जाए तो एक तरह की समानता है। जो डिजिटल करेंसी है उसके बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डार्क वेब पर निर्भर करती है। डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये एक नया फेज है, एक नई टेक्नोलॉजी को हम आत्मसात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें सिक्योरिटी इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ इक्विपमेंट, ये सब चीजें देखनी होंगी। और इसी तरह की सीमाएं क्रिप्टो करेंसी में भी हैं, लेकिन क्योंकि इस करेंसी में आदान प्रदान करने वाले लोग बहुत कम हैं, तो इसकी सीमाएं बहुत सीमित हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल करेंसी में दूसरी तरह की भी कई चैलेंजेस हैं, जैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। जैसे आज की डेट में जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो फिजिकली करेंसी को डील करता है, वो पूरी तरह से आने वाले समय में डिजिटल करेंसी पर आधारित होने वाला है। फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब आज की डेट में रेपो रेट के द्वारा केंद्रीय बैंक जो मार्केट कैश लिक्विडिटी है उसको सक कर लेता है या उसमें बढ़ोतरी करता है, उसको डिजिटल करेंसी के रूप में किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं जो कि ऊपर वाले पॉइंट से ही संबंधित है, उसी तरह का रिलेटेड चैलेंज है, इसको भी हमें आने वाले समय में देखना होगा। डिजिटल करेंसी की प्राइवेसी और प्रोटेक्शन भी अपने आप में एक मुद्दा है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के पास फिजिकल रूप में नहीं होगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम से इसको जब ट्रांसफर और स्टोर किया जाएगा, तो उन सिस्टम्स की प्राइवेसी और प्रोटेक्शन के बारे में हमें नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में नित नए चैलेंजेस उत्पन्न होते ही रहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सीधे ही पूरे देश के डिजिटल करेंसी सिस्टम का दारोमदार होगा, तो साइबर सिक्योरिटी उस हिसाब से बहुत ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत पड़ेगी। और क्या ये फिजिकल करेंसी का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? भारत जैसे देश में जहाँ की बहुत बड़ी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा टेक्स हैवी नहीं है, क्या वाकई हम डिजिटल करेंसी को फिजिकल करेंसी से सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे या कब तक कर पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अतिरिक्त कंप्लायंस इश्यूज हैं कि लोग इस सारी अर्थव्यवस्था में जो सम्मिलित हैं उन पर किस तरह के प्रभाव होंगे, किस तरह के कंट्रोल होंगे, उसे कैसे रेगुलेट और मॉनिटर किया जाएगा, ये एक और अपने आप में चैलेंज है। फॉर कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज। थैंक यू।